राधे राधे दोस्तों, होम साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हमारा क्लास जो है कि मातृ कला एवं शिशु पालन का अर्थ एवं महत्व का टॉपिक भी जो है कि मासिक धर्म, शुक्राणु अंडाणु का परिपक्वीकरण, गर्भाधान या निषेचन गर्भाधान की प्रक्रिया। तो इन सभी से संबंधित पूछे गए प्रश्न को जो कि हम लोग व्याख्या से हल करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा कि जायगोट किसे कहते हैं। तो जायगोट किसे कहते हैं, तो नया कोष जो है तो उसे जायगोट कहते हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, नए कोष को जायगोट कहा जाता है। तो पुरुष शुक्राणु और स्त्री अंडाणु के संयोग से नए जीवन जायगोट का विकास प्रारंभ होता है। अंडाणुओं का निर्माण डिंब ग्रंथियों तथा शुक्राणु का निर्माण पुरुषों के विषय में होता है। शुक्राणु और अंडाणु के संयोग की क्रिया को गर्भाधान या निषेचन कहते हैं। यही से शिशु विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, अर्थात विकल्प सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि गर्भकालीन अवस्था होती है। तो गर्भकालीन अवस्था कौन सी होती है। तो जो है कि गर्भकालीन अवस्था गर्भाधान से 2 सप्ताह तक या गर्भाधान से जन्म तक। तो इसका आंसर जो कि बी सही हो जाएगा, गर्भाधान से जन्म तक जो कि गर्भकालीन अवस्था होती है। तो इसका आंसर बी सही है। तो गर्भाधान से जन्म तक की अवस्था जो कि गर्भकालीन अवस्था कहलाती है। यह अवस्था गर्भाधान से जन्म तक मानी जाती है। इस अवस्था की प्रमुख विशेषता निम्न है। इस अवस्था में विकास की गति अन्य अवस्थाओं की तुलना में अति तीव्र होती है। इस अवस्था में होने वाले परिवर्तन मुख्यतः शारीरिक ही होते हैं। गर्भकालीन अवस्था को 3 भागों में विभाजित किया गया है, एक बीजावस्था और भ्रूणावस्था, गर्भावस्था। तो बीजावस्था को जो कि गर्मिनल पीरियड कहा जाता है और भ्रूणावस्था को इम्ब्रॉयनिक पीरियड कहा जाता है और गर्भावस्था को जो है कि फ्यूटिस पीरियड कहा जाता है, फ्यूटस पीरियड कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि व्यक्ति के जीवन का आरंभ होता है। तो व्यक्ति का जीवन का आरंभ कब से प्रारंभ होता है, तो गर्भाधान से प्रारंभ होता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तो गर्भाधान या निषेचन जिसे कि कॉन्सेप्शन ऑफ फर्टिलाइजेशन, पुरुष शुक्राणु और स्त्री के अंडाणु के संयोग से नए जीवन का विकास प्रारंभ होता है। अंडाणु का निर्माण डिंब ग्रंथियों तथा शुक्राणुओं का निर्माण पुरुषों के विषय में होता है। शुक्राणु और अंडाणु संयोग की क्रिया को गर्भाधान या निषेचन कहते हैं। यही से शिशु का विकास या जीवन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। यहीं से जो है कि शिशु का विकास या जीवन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि समरूपी जुड़वा बच्चे हो सकते हैं। तो समरूपी जुड़वा बच्चे कौन से इसमें से हो सकते हैं, तो 2 लड़की 2 लड़का, दोनों लड़का अथवा दोनों लड़की में से कोई भी। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सामान्यतः अंडाणु का निषेचन होता है। समांतर अंडाणु का निषेचन होता है तो गर्भाशय में, अंडवाहिनी में। तो अंडवाहिनी में होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो सामान्यतः अंडाणु का निषेचन अंडवाहिनी फैलोपियन ट्यूब में होता है। अंडवाहिनी जो कि फैलोपियन ट्यूब अंडवाहिनी संख्या में 2 होती हैं। ये अंडाशय के समीप से प्रारंभ होकर गर्भाशय तक चली जाती है। इन्हीं के द्वारा डिंब गर्भाशय में पहुंचता है। यहीं पर उसका शुक्राणु संयोग होता है। इनकी लंबाई लगभग 100 से 125 इनकी लंबाई लगभग कितनी होती है, 100 से 125 मिमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि राधा तथा प्रदीप जैविक बच्चा पैदा करने में सक्षम नहीं है। वह डॉक्टर डॉक्टर उन्हें जो है कि निम्नलिखित विकल्पों का सुझाव दे सकता है। तो इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा, सुझाव देगा। तो जो है कि IVF और स्वार्थहीन सेरोगेसी, गोद लेना, क्लोनिंग। तो जो है कि IVF है, स्वार्थहीन सेरोगेसी है, गोद लेना है। तो यह तीनों जो है कि सही हो जाएगा। तो राधा प्रदीप जैविक बच्चा पैदा करने में सक्षम नहीं है। डॉक्टर उन्हें निम्नलिखित विकल्पों में से जो कि IVF, स्वार्थहीन सेरोगेसी, गोद लेना, इन तीनों को कहती है। तो A, B, C सही है। तो इसका आंसर A सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि जीवन चक्र विकास शुरू एवं समाप्त होता है।
तो जीवन चक्र विकास शुरू और समाप्त कब होता है? तो शुरू जो कि गर्भाधान से होता है, समाप्त मृत्यु से होता है। तो गर्भाधारण और मृत्यु से। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। तो मानव जीवन के चक्र को शामिल करने वाले चरण वे हैं जिनके माध्यम से मनुष्य अपने जीवन के दौरान गुजरता है जब तक कि वह वयस्कता तक नहीं पहुंचता। इस चक्र में जैविक और पर्यावरणीय बल दोनों कार्य करते हैं जो कि जन्म के चरण, गर्भाधारण से लेकर वृद्धावस्था और मृत्यु के चरणों तक गुजरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि भ्रूण के संपूर्ण शरीर को आच्छादित करने वाले रोमिल वालों को कहते हैं। तो भ्रूण के संपूर्ण शरीर को आच्छादित करने वाले रोमिल वालों को क्या कहते हैं? तो टेराटोजेन या एमनियोज, वर्निक्स कोसो या लेनुंगो। तो लेनुंगो कहते हैं। तो इसका आंसर जो है कि डी सही हो जाएगा। लेनुंगो कहते हैं भ्रूण के पूर्ण शरीर को आच्छादित करने वाले रोमिल बालों को, जो कि लेनुंगो कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि भ्रूण विकास का नाम है, भ्रूण विकास का नापक है। तो भ्रूण विकास का नापक इसमें से कौन सा है? तो अपगार है। तो भ्रूण विकास का अपगार नापक है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। तो भ्रूण विकास अपगार नापक अपगार अंग है नवजात शिशु की शारीरिक स्थिति का आकलन करने की दृष्टि से वर्जीनिया अपगार ने यह विधि निकाली थी। तो किसने इस विधि को निकाला था? तो वर्जीनिया अपगार ने इस विधि को निकाला था। इसी कारण से अपगार अंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्न घटनाओं को कालानुक्रम में लिखिए। निम्न घटनाओं को कालानुक्रम में लिखिए। तो गर्भ प्रतिस्थापन, अंडपात, यौन निर्धारण, निषेचन। तो पहले जो है कि निषेचन होगा, फिर उसके बाद यौन निर्धारण होगा, फिर उसके बाद जो है कि गर्भ प्रतिस्थापन, लास्ट में अंडपात होता है। पहले निषेचन, यौन निर्धारण, गर्भ प्रतिस्थापन, फिर अंडपात। तो पहला, तीसरा और चौथा, तीसरा, पहला, दूसरा किसमें? तो ए में है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो घटनाओं को कालानुक्रम में होगा निषेचन, यौन निर्धारण, गर्भ प्रतिस्थापन, अंडपात होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि गर्भावस्था के दौरान कौन सा हार्मोन जीआईटी के अमाशय की पेशियों की कार्यशीलता को कम करता है? तो प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, थायरॉक्सिन, इंसुलिन। तो गर्भावस्था के दौरान कौन सा हार्मोन जीआईटी की अमाशय की पेशियों की कार्यशीलता को कम करता है? तो यह जो है कि एस्ट्रोजन हो जाएगा। इसका आंसर एस्ट्रोजन हो जाएगा। तो बी सही हो जाएगा। तो गर्भावस्था के दौरान एस्ट्रोजन हार्मोन जीआईटी के अमाशय की पेशियों की कार्यशीलता को कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि मनुष्य में गर्भावधि की लंबाई कितने दिन होती है? मनुष्य में गर्भावधि की लंबाई कितने दिन होती है? तो 280 दिन तक होती है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। तो मनुष्य में गर्भावधि की लंबाई 280 दिन की होती है। बोलचाल की भाषा में इस अवधि को 9 महीने कहते हैं। बोलचाल की भाषा में जो कि इस अवधि को कितने महीने कहते हैं? 9 महीने कहते हैं 280 दिन को। और इस अवस्था के और सप्ताह के अनुसार जो है कि 27 से 40 सप्ताह तक होता है। 37 से 40 सप्ताह तक होता है। और महीने दिन के हिसाब से 280 दिन और महीने के हिसाब से 9 महीने हो जाएगा। तो अवस्था के अधिकांश परिवर्तन तारीख होते हैं। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इस अवधि के निम्न 3 उपभाग किए गए हैं: डिम्बावस्था, भ्रूणावस्था, गर्भस्थ शिशु की अवस्था। तो यह तीनों इसके उपभाग हैं। तो द पीरियड ऑफ द ओव्यूम होगा और भ्रूणावस्था द पीरियड ऑफ एम्ब्रॉय और गर्भस्थ शिशु की अवस्था जो कि द पीरियड ऑफ फिटस आदि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कितने माह तक कोशिका विकास को भ्रूण कहा जाता है? तो 2 माह तक, 3 माह तक, 4 माह तक, 2 माह तक कोशिका विकास को भ्रूण कहा जाता है। तो 2 माह तक हो जाएगा इसका आंसर ये। तो 2 माह तक के कोशिका विभाजन को भ्रूण कहा जाता है, एम्ब्रॉय कहा जाता है। भ्रूणावस्था 2 सप्ताह से 2 माह तक या 2 चंद्रमा के बाद तक चलती है। इस अवस्था में निरंतर कोश सेल विभाजित की प्रक्रिया चलती रहती है तथा शिशु मानव आकार ग्रहण करने लगते हैं। सर्वप्रथम सिर के भाग में महत्वपूर्ण विकास होते हैं, निम्न भाग में विकास बाद में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि वह अंग जिसके द्वारा भ्रूण को माता के रक्त से
पोषण मिलता है, तो वह अंग कौन सा है? तो ये जो कि गर्भाशय हो जाएगा, गर्भाशय गर्भनाल हो जाएगा। तो इसका आंसर जो कि सी से होगा, गर्भनाल हो जाएगा। नाभि नाल और गर्भनाल में बहुत कंफ्यूजन होता है। तो पोषण की स्थिति में जो कि गर्भनाल, और जुड़ा बच्चा किससे होता है? नाभि नाल से जुड़ा रहता है। तो गर्भनाल अंग के द्वारा भ्रूण को माता के रक्त से पोषण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि देर से होने वाली रजोनिवृत्ति से रोग हो सकता है। तो देर से होने वाली रजोनिवृत्ति से जो कि कौन सा रोग हो सकता है? तो जो है कि कैंसर रोग हो सकता है। तो इसका आंसर ए से हो जाएगा। तो देर से होने वाली रजोनिवृत्ति से कैंसर रोग होता है। यह रोग स्त्री के गर्भाशय में होता है, जिससे यही सही से इलाज ना करवाने से स्त्री की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है गर्भकालीन अवस्था है। तो गर्भकालीन अवस्था इसमें से कौन सी है? गर्भाधान से जन्म तक, जन्म के बाद पहले 30 दिन तक, 30 दिन से 2 वर्ष तक, 2 वर्ष से 6 वर्ष तक। तो गर्भकालीन अवस्था जो है कि गर्भाकाल से गर्भाधान से जन्म तक होता है। तो इसका आंसर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्नांकित को सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो निम्नांकित को जो है कि सही अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो जो कि पहले हो जाएगा लैंगिक अवस्था, लैंगिक अवस्था, फिर जो है कि गुदी अवस्था हो जाएगा, लैंगिक अवस्था, गुदी अवस्था और जननांगिक अवस्था। ये सिमन फ्राइड का है। जननांगी अवस्था और प्रसूति की अवस्था, पहले लैंगिक अवस्था, गुदी अवस्था, जननांगी अवस्था, ये जो है कि प्रसूति की अवस्था हो जाएगा। तो चौथा कौन सा सही है? चौथा लैंगिक अवस्था, फिर उसके बाद जो है कि गुदी अवस्था दूसरा, चौथा दूसरा किसमें है? तो चौथा दूसरा बी में। तो इसका आंसर बी से हो जाएगा। तो प्रश्नानुसार व्यवस्थित अनुक्रम इस प्रकार है: लैंगिक अवस्था, गुदी अवस्था, जननांगी अवस्था और अंत में प्रसूति की अवस्था आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि शिशु जन्म के चरणों के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। शिशु जन्म के चरणों के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो प्लेजेंटा, जैसे बीजांडासन जानना होता है, प्रोजेशन, पारगमन, ग्रीवा का विस्तारण और विलोपन, आगे धकेलना, शिशु का जन्म। तो शिशु के जन्म के चरणों के अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो पहले जो है कि हो जाएगा ग्रीवा का विस्तारण और विलोपन हो जाएगा। पहले क्या होगा? ग्रीवा का विस्तारण और विलोपन, फिर उसके बाद जो है कि ट्रांजिशन, परागमन हो जाएगा। पहला ग्रीवा का विस्तारण और विसर्जन, विलोपन और ट्रांजिशन हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है कि ट्रांजिशन हो जाएगा। तो फिर उसके बाद जो है कि आगे ढकेलना होता है, आगे ढकेलना होता है। ये जो शिशु का जन्म होता है और ट्रांजिशन प्लेजेंटा जानना होता है। पहले क्या होगा? ग्रीवा का विस्तारण और विलोपन, तो तीसरा, फिर उसके बाद जो कि ट्रांजिशन, परागमन होता है। तो दूसरा दूसरा किसमें है? तो बी में है। तो इसका आंसर बी से ही है। तो ग्रीवा का विस्तारण और विलोपन, ट्रांजिशन, परागमन, प्लेज आगे ढकेलना और शिशु का जन्म, प्लेजेंटा, बीजा बीजांडासन जानना। तो इसका आंसर जो कि बी सही हो जाएगा। शिशु जन्म के चरणों के अनुसार व्यवस्थित क्रम है: ग्रीवा का विस्तारण और विलोपन, ट्रांजिशन, परागमन, आगे धकेलना, शिशु का जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि प्रजनन प्रक्रिया को क्रमवार व्यवस्थित कीजिए। प्रजनन प्रक्रिया को क्रमवार व्यवस्थित करना है। पहले जो है कि भ्रूणावधि हो जाएगी, भ्रूणा पहले जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस तथा ओजेनेसिस हो जाएगा। पहले स्पर्मेटोजेनेसिस तथा ओजेनेसिस हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है कि भ्रूणजननी अवधि हो जाएगी, पहला, दूसरा। तो बी और ई कितने हैं? तो बी ई जो है कि बी में है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। पूरा देख लेते हैं। तो फिर उसके बाद जो कि डिम्बोत्सर्जन होगा और भ्रूणी अवधि, फिर लास्ट में भ्रूणा अवधि हो जाएगा। भ्रूणी अवधि, भ्रूणा अवधि हो जाएगा। तो पहले क्या है? पहले जो है कि स्पर्मेटोजेनेसिस तथा ओजेनेसिस,
भूरी जनकी अवधि, और फिर जो है कि डिम्बोत्सर्जन, भूरी अवधि, भूरा अवधि, तो इसका आंसर भी सही हो जाएगा। प्रजनन प्रक्रिया के क्रमवार व्यवस्थित क्रम है स्पर्मेटोजेनेसिस तथा उच्चजेनेसिस, भूरी जननी अवधि, डिम्बोत्सर्जन, भूरी अवधि, भूरा अवधि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि गर्भवती महिला को सूचित किया गया है कि उसका निषेचित भ्रूण गर्भाशय के अतिरिक्त दूसरी जगह पर विकसित हो रहा है, इस स्थिति को कहा जाता है। तो गर्भवती महिला को सूचित किया गया है कि उसका निषेचित भ्रूण गर्भाशय के अतिरिक्त दूसरी जगह पर विकसित हो रहा है, इस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो इस स्थिति को जो कि अस्थायी गर्भावस्था कहा जाता है। इसका आंसर जो कि डी सही हो जाएगा। तो गर्भवती महिला को सूचित किया गया है कि उसका निषेचित भ्रूण गर्भावस्था के अतिरिक्त दूसरी जगह पर विकसित हो रहा है, इस स्थिति को अस्थायी गर्भावस्था कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि गर्भपात LBW समय पूर्व जन्म खालिस्तानिया के साथ जुड़े हैं। तो गर्भपात LBW समय पूर्व जन्म के जो है कि किस समय किसके साथ जुड़े हुए हैं? तो इसका हो जाएगा निम्न फोलेट स्तर से जुड़े होते हैं। किससे? निम्न फोलेट स्तर से। गर्भपात LBW समय पूर्व जन्म के निम्न फोलेट स्तर से जुड़े होते हैं, तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि मासिक चक्र का समय कहलाता है। तो मासिक चक्र का समय जो कि जब मासिक धर्म बंद हो जाता है तो उसे रजोनिवृत्ति कहा जाता है, और रजो दर्शन जो है कि मासिक धर्म चक्र का समय कहलाता है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो मासिक चक्र का समय रजो दर्शन कहलाता है जब लड़कियों का शारीरिक विकास पूर्ण हो जाता है, अर्थात पूर्णतया युवा हो जाती हैं तथा उनके योनि मार्ग से रक्तस्राव होना प्रारंभ होता है, तो उसे रजो धर्म या मासिक धर्म कहते हैं। मासिक धर्म प्रारंभ होने का अर्थ यह है कि किस स्त्री की प्रजनन इंद्रियां पूर्णतया विकसित हो गई है तथा उन्हें माता बनने की जैविक क्षमता आ चुकी है। परिपक्व अंडाणु का निषेचन हो जाने पर जब गर्भ ठहर जाता है तब मासिक धर्म का चक्र भी बंद हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अंडे का निषेचन खालिस्तान में होता है। तो अंडे का निषेचन जो कि किसमें होता है? तो एम्प्यूली में होता है। एम्प्यूली में होता है, तो इसका आंसर जो कि ए हो जाएगा। फैलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है इसे, एम्प्यूली। तो जो है कि अंडे का निषेचन एम्प्यूली में होता है। निषेचन जिसे फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। निषेचन को क्या कहा जाता है? फर्टिलाइजेशन। गर्भाधान की तीसरी योग्यता है। यह गर्भाधान की तीसरी योग्यता है। यह गर्भाधान के समय ही होता है। यह जो है कि गर्भाधान के समय होता है। तो स्त्री के अंडाणु में जोड़े गए XX क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो स्त्री के अंडाणु में इसमें से कौन से XX क्रोमोसोम पाए जाते हैं? तो 23 जोड़े में जो है कि 23 जोड़े हैं। तो स्त्री के अंडाणु में 23 जोड़े XX क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो स्त्री के अंडाणु में 23वें जोड़े में XX क्रोमोसोम पाए जाते हैं। मानव शरीर के समस्त कोशिकाओं की तरह प्रजनन कोशिकाओं में भी क्रोमोसोम पाए जाते हैं। मानव प्रजनन कोशिकाओं में क्रोमोसोम के 23 जोड़े होते हैं या इनकी संख्या 46 होती है। इसमें 22 जोड़े के बिल्कुल एक समान होते हैं जिन्हें समजात गुणसूत्र या ऑटोसोम कहते हैं, परंतु 23वें जोड़े का क्रोमोसोम पुरुष एवं महिला में जो कि भिन्न होता है। 23वें जोड़े में महिलाओं में क्रोमोसोम XX होते हैं तथा पुरुष में XY होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि 8वें हफ्ते से जन्म तक भ्रूण कहलाता है। तो 8वें हफ्ते से जन्म तक भ्रूण क्या कहलाता है? तो यह जो है कि 8वें हफ्ते से जन्म तक जो कि भ्रूण फीटस कहलाता है। क्या कहलाता है? फीटस। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो 8वें हफ्ते से जन्म तक भ्रूण एम्ब्रॉयो फीटस कहलाता है। यह एम्ब्रॉयो जो कि भ्रूण काल के बाद आता है। इस अवस्था में बालक पूर्ण मनुष्य का स्वरूप ग्रहण कर लेता है। पहली अवस्था में बन चुके स्वरूप के आकार एवं क्रियाशीलता में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सूची 1 में दिए गए प्रतीकों को उसकी व्यवस्था के साथ सूची 2 में दिए गए
सम्मिलित कीजिए। सूची 2 में जो कि सम्मिलित करना है। तो सूची 1 में जो है कि अवगार स्केल है, तो किसे सम्मिलित है? तो अवगार स्केल जो है कि नापनी है, नवजात का आकलन करने के लिए किया जाता है। तो नवजात का आकलन करने के लिए तो इसका जो है कि चौथा हो जाएगा। और पीरियड ऑफ जायगोट, पीरियड ऑफ जायगोट तो ब्लास्टोसिस है। क्या है इसका? ब्लास्टोसिस से संबंधित है, तो इसका चौथा हो जाएगा। न्यूरल ट्यूब, न्यूरल ट्यूब जो है कि तो न्यूरल ट्यूब जो है कि मेरुरज्जु और मस्तिष्क से संबंधित है, मेरुरज्जु और मस्तिष्क से संबंधित है। वर्निक्स, वर्निक्स जो है कि नई निर्मित त्वचा की सुरक्षा है, वर्निक्स नई निर्मित त्वचा की सुरक्षा है। और फिटस का जो है कि सम्मिलित होता है, फिटस सबसे लंबी प्रसव पूर्व अवधि है, तो इसका जो है कि दूसरा हो जाएगा। तो अवगार स्केल जो है कि नवजात का आकलन है, तो चौथा जो है कि ABCD में है। और पीरियड ऑफ जायगोट, तो पीरियड ऑफ जायगोट का संबंध जो है कि ब्लास्टोसिस से है, इससे ब्लास्टोसिस से। तो चौथा और छठवां, तो चौथा छठवां ए में भी है, बी में भी है। और न्यूरल ट्यूब जो कि मेरुरज्जु और मस्तिष्क में पाया जाता है, सम्मिलित है, तो ये पहला। तो इसका आंसर जो कि सी सही हो जाएगा। फिर से मिलान को देख लेते हैं। अवगार स्केल नवजात का आकलन, पीरियड ऑफ जायगोट, ब्लास्टोसिस, न्यूरिक ट्यूब, मेरुरज्जु और मस्तिष्क, वर्निक्स नई निर्मित त्वचा की सुरक्षा, फिटस सबसे लंबी प्रसव पूर्व अवधि। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि डेमोग्राफिक गैप क्या है? डेमोग्राफिक गैप क्या है? तो जन्म व मृत्यु दर के बीच की भिन्नता, या विशेष आयु के जन्म मृत्यु दर की भिन्नता, या जो है कि लिंग अनुपात में भिन्नता, या बच्चों के अनुपात में भिन्नता। तो जो है कि डेमोग्राफिक गैप क्या? तो जन्म व मृत्यु दर के बीच की भिन्नता है। डेमोग्राफिक गैप जन्म व मृत्यु दर के बीच की भिन्नता है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा निमित्त वक्तव्य का उदाहरण है? तो जब कोई महिला गर्भावस्था के प्रथम त्रैमासिक में रूबेला से प्रभावित होती है, तब वह बहरे व अंधे बच्चे का जन्म दे सकती है। तो वक्तव्यों में से जो कि व्यक्त है, उदाहरण है, तो जब कोई महिला गर्भावस्था के प्रथम त्रैमासिक में रूबेला से प्रभावित होती है, किससे प्रभावित है? रूबेला से प्रभावित होती है, तब वह बहरे व अंधे बच्चे को जन्म दे सकती है। तो यह व्यक्तों में से निमित्त वक्तव्य का उदाहरण, जिसका आंसर जो कि डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अभिकथन और कारण पूछा है। तो अभिकथन कह रहा है कि अभिकथन ए कह रहा है कि सामान्यतया पोस्ट परिपक्व बच्चे लंबे व पतले होते हैं, क्योंकि गर्भावस्था के अंत में उसमें अपर्याप्त रक्त आपूर्ति होती है। सामान्यतया जो है कि पोस्ट परिपक्व बच्चे लंबे व पतले होते हैं, क्योंकि गर्भावस्था के अंत में उनमें अपर्याप्त रक्त आपूर्ति। तो ये जो है कि सही है। और लंबी अवधि के बाद प्लेजेंटा ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए कम दक्ष कुशल होता, तो यह भी सही है। तो अभिकथन ए कह रहा है कि सामान्यतः पोस्ट परिपक्व बच्चे लंबे व पतले होते हैं, क्योंकि गर्भावस्था के अंत में उसमें अपर्याप्त रक्त आपूर्ति होती है। और कारण आर कह रहा है कि लंबी अवधि के बाद प्लेजेंटा ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए कम दक्ष कुशल होता है। तो कारण आर भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि डायफ्राम क्या है? तो डायफ्राम क्या है? तो यह मुलायम रबर की टोपी नुमा गर्भ निरोधक साधन है। यह मुलायम रबर की टोपी नुमा गर्भ निरोधक साधन है, जिसे डायफ्राम कहा जाता है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि मानव भ्रूण की समयावधि है। तो मानव भ्रूण की समयावधि में से कौन सा है? 2 से 8 सप्ताह तक जो कि मानव भ्रूण की समयावधि है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो भ्रूण काल जन्म से पूर्व की अवस्था की दूसरी अवस्था भ्रूण काल है। गर्भधारण के 2 सप्ताह बाद से 10 सप्ताह तक की अवस्था को भ्रूण काल कहते हैं। डिंब काल के बाद 2 माह की अवस्था विकास के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस अवस्था के प्रमुख विकास इस प्रकार है। भ्रूण सूक्ष्म बाणों का स्वरूप ग्रहण करने लगता है
और जो है कि समस्त प्रमुख विकास आरंभ होते हैं, उनका क्रम इस प्रकार होता है। सिर के क्षेत्र के विकास पहले और धड़ के क्षेत्र के बाद में होता है। गुड़ गर्भ में घूमने लगता है। अवगार अपरा आहार नाल तथा शिशु उल्ब झिल्ली का निर्माण हो जाता है, जो शिशु को पोषण प्रदान करते हैं। वह उसकी रक्षा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निषेचन की क्रिया होती है, तो निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है, तो यह जो है कि अंडवाहिनी नलिका में होती है। तो अंडवाहिनी में होती है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो नए जीव का सृजनात्मक क्रिया गर्भाधान के समय से आरंभ होती है। निषेचन गर्भाधान की तीसरी अवस्था है। यह गर्भाधान के समय की होती है। अंडाणु के डिंबवाहिनी नलिका में प्रवेश करने के जो है कि 12 से 36 घंटे के अंदर इस शुक्राणु के मिल जाने की स्थिति में वह निषेचन हो जाता है। तो कितने घंटे की स्थिति में? 12 से 36 घंटे के अंदर जो कि शुक्राणु के मिल जाने की स्थिति में यह निषेचन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है गुणसूत्रों के 22 जोड़े को कहते हैं, तो गुणसूत्रों के 22 जोड़ों को क्या कहते हैं? तो 22 जोड़े के जो है कि ऑटोसोम कहते हैं। गुणसूत्रों के 22 जोड़ों को ऑटोसोम्स कहते हैं। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा, ऑटोसोम्स। तो मानव प्रजनन कोशिकाओं में क्रोमोसोम के 23 जोड़े होते हैं या इनकी संख्या 43 होती है। इनमें 22 जोड़े बिल्कुल एक समान होते हैं, जिन्हें समजात गुणसूत्र या ऑटोसोम्स कहते हैं, परंतु 23वें जोड़े को क्रोमोसोम्स पुरुष एवं महिला में भिन्न होता है। 23वें जोड़े में महिला में क्रोमोसोम XX तथा पुरुष में 23वें जोड़े XY क्रोमोसोम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि मासिक धर्म के दौरान प्रोजेस्टेरॉन का स्तर रुधिर होता है। मासिक धर्म के दौरान प्रोजेस्टेरॉन का स्तर रुधिर में होता है, तो निम्न होता है समान, उच्च, अति उच्च होता है। तो मासिक धर्म के दौरान प्रोजेस्टेरॉन का स्तर जो है कि अति उच्च होता है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। तो स्त्री का प्रजनन काल 12 से 13 वर्ष की उम्र में प्रारंभ होता है। कौन सी उम्र में? 12 से 13 वर्ष की उम्र में प्रारंभ हो जाता है। 40 से 45 वर्ष की उम्र तक चलता है। इस प्रजनन काल में गर्भावस्था को छोड़कर प्रति 26 से 28 दिनों की अवधि पर गर्भाशय में रक्त तथा इसकी आंतरिक दीवार से श्लेष्म का स्राव होता है। इसकी जो कि आंतरिक दीवार से श्लेष्म का स्राव होता है। यह स्राव 3-4 दिनों तक चलता है। इसी को ही रजोधर्म या मासिक धर्म या ऋतुस्राव कहते हैं। मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों में प्रोजेस्टेरॉन का स्तर रुधिर में उच्च हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है गर्भनाल के द्वारा गर्भ जिस अंग से जुड़ा रहता है वह जाना जाता है, तो यह जो है कि जरायु के नाम से जाना जाता है। गर्भनाल के द्वारा गर्भ जिस अंग से जुड़ा रहता है वह जाना जाता है, तो जरायु के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा, जरायु के नाम से जाना जाता है। तो गर्भनाल के द्वारा गर्भ जिस अंग से जुड़ा रहता है उसे जो कि प्लेजेंटा या जरायु कहा जाता है। जरायु या प्लेजेंटा तथा आहार नाल शिशु को O2 पानी या भोजन रक्त के माध्यम से पहुंचाती है तथा प्लेजेंटा फिटर का काम भी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि जब जाइगोट तो खालिस्तान तो उसे एक्टोपिक गर्भावस्था कहते हैं। तो जब जाइगोट तो उसे जो है कि डिंबवाहिनी नली में स्थापित होता है। जब जाइगोट डिंबवाहिनी नली में स्थापित होता है तो उसे एक्टोपिक गर्भावस्था कहते हैं। तो इसका आंसर जो है कि हो जाएगा बी। इसका आंसर बी हो जाएगा। तो जाइगोट जब शुक्राणुओं और अंडाणुओं का निषेचन होता है तब जाइगोट बनता है। मादा नर जाइगोट कोशिका डिंबवाहिनी नली गर्भ की निश्चित जगह तो गर्भाशय है, लेकिन कई बार यह गर्भाशय से बाहर ही ठहर जाता है। तो डिंबवाहिनी नली जो है तो गर्भ की निश्चित जगह तो गर्भाशय है, लेकिन यह कई बार जो है कि गर्भाशय के बाहर ठहर जाता है। जब फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही गर्भाशय ठहर जाता है तो ऐसी स्थिति को एक्टोपिक गर्भावस्था कहते हैं। अगर
फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही गर्भाशय ठहर जाता है, तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? एक्टोपिक गर्भावस्था कहते हैं। कौन सा गर्भावस्था? एक्टोपिक, एक्टोपिक गर्भावस्था कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि मनुष्य के गर्भस्थ शिशु का गर्भकाल तकरीबन कितने दिन का होता है? तो 280 दिन का होता है, तो इसका आंसर भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि देखिए समानतया अवस्था जो है कि समांतर 90 चंद्र मास और 9 कैलेंडर मास तथा 280 दिन चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन मासिक धर्म का नियंत्रण करता है? तो इनमें से निम्न में से जो कि कौन सा मासिक धर्म का नियंत्रण करता है? तो इंसुलिन हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स और जो है कि एस्ट्रोजन हार्मोन। तो इसमें से जो है कि इसका आंसर सही हो जाएगा एस्ट्रोजन हार्मोन। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। तो एस्ट्रोजन वे हार्मोन से जो मुख्य रूप से महिलाओं के प्रजनन और यौन विकास के लिए जिम्मेदार होते हैं, इन्हें महिला सेक्स हार्मोन्स भी कहा जाता है। एस्ट्रोजन का उत्पादन अंडाशय एवं एड्रिनल कॉर्टेक्स में मुख्यतः होता है। यह हार्मोन्स महिलाओं के मासिक धर्म का नियंत्रण एवं मादा जनन अंगों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है गर्भाधान से 2 सप्ताह की अवस्था को कहते हैं। गर्भाधान से 2 सप्ताह की अवस्था को क्या कहते हैं? तो गर्भाधान से 2 सप्ताह की अवस्था जो कि बीजावस्था कहते हैं, तो इसका आंसर ए से हो जाएगा। तो स्त्री के गर्भावस्था के समांतर 3 अवस्थाओं में विभाजित किया जाता है, जिसमें बीजावस्था गर्भाधान से 2 सप्ताह की अवधि, भ्रूणावस्था तीसरे सप्ताह से 2 सप्ताह की अवधि एवं गर्भकालीन अवस्था जो कि 3 मास से लेकर जन्म तक होता है। तो बीजावस्था का कब से कब तक होता है, जिसे जायगोट कहा जाता है, 2 सप्ताह की अवधि होती है। और भ्रूणावस्था जो कि तीसरे सप्ताह से 2 माह की अवधि तक होती है। और गर्भकालीन अवस्था जो कि 3 माह से लेकर जन्म तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि डिम्ब ग्रंथि का कार्य है। तो डिम्ब ग्रंथि का कार्य कि प्रोजेस्टेरोन का निर्माण है। डिम्ब ग्रंथि का कार्य कि प्रोजेस्टेरोन का निर्माण है, तो इसका आंसर भी सही हो जाएगा। तो डिम्ब ग्रंथि का प्रमुख कार्य प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करना है। डिम्ब ग्रंथि स्त्री जननांग का एक भाग है जो गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होती है। इसके ऊपर ही डिम्ब नलिकाओं की तंत्रिका होती है जो अंडों को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि समगर्भता काल की अवधि होती है। तो गर्भता काल की अवधि इनमें से कौन सी है? तो निषेचन से जन्म तक की अवधि जो है कि गर्भता काल की अवधि है, निषेचन से जन्म की हो, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो सगर्भता की अवधि निषेचन से जन्म तक होती है। युग्मनज का भ्रूणी विकास डिम्बवाहिनी से अविलंब शुरू होता है और सगर्भता आरंभ हो जाती है। मानव गर्भता की औसत अवधि लगभग 280 दिन या 40 सप्ताह होती है और इसकी गणना आर्तव चक्र के प्रथम दिवस से ही हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि गर्भाधान की प्रक्रिया है। तो गर्भाधान की इनमें से कौन सी प्रक्रिया है? फेलोपियन ट्यूब में संपन्न होती है और गर्भाशय में संपन्न होती है, ये जो कि फेलोपियन ट्यूब में संपन्न होती है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो गर्भाधान की प्रक्रिया जो कि डिम्बवाहिनी फेलोपियन ट्यूब में संपन्न होती है। यह डिम्बवाहिनी के एम्यूलर भाग में संपन्न होती है। प्रत्येक अंडाशय में एक नलिका शुरू होती है जिसका दूसरा सिरा गर्भाशय से जुड़ा होता है। इसे ही फेलोपियन ट्यूब या डिम्बवाहिनी कहा जाता है। यह अंडाणुओं को गर्भाशय में पहुंचाती है तथा जब अंडाणु अंडाशय से देह गुहा में आता है तो यह पूर्ण परिपक्व नहीं होता है, जो यहीं पर परिपक्व हो जाता है। निषेचन की क्रिया डिम्बवाहिनी से में ही संपन्न होती है। निषेचन की क्रिया इसमें संपन्न होती है, डिम्बवाहिनी में ही संपन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि ओवम का पीरियड होता है। तो ओवम का पीरियड होता कौन सा है? तो ओवम का पीरियड जो है कि 0 से 2 हफ्ते तक होता है। ओवम का पीरियड जो है कि 0 से 2 हफ्ते तक होता है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा।
तो डी में एक परिपक्व प्रजनन कोशिका होती है जो स्त्रियों के मासिक धर्म के समय अंडाशय से उत्पन्न होते हैं तथा इनका समय 0 से 2 हफ्ते का पीरियड होता है। स्त्रियों में लगभग 12 वर्ष की उम्र में लगभग 40 वर्ष तक की उम्र के बीच गर्भावस्था को छोड़कर प्रति 26 से 28 दिनों की अवधि में मासिक धर्म की प्रक्रिया संपन्न होती है, जिसके प्रारंभ होने के 14 दिन के बाद अंडोत्सर्जन होता है। अंडोत्सर्जन के कुछ देर पश्चात ही अंडाणु अंडवाहिनी में पहुंच जाते हैं तथा 15 से 19वें दिन तक इसमें रहते हैं। इस बीच यदि स्त्री संभोग करती है तो यह अंडाणु निषेचित होकर गर्भाशय में चल जाता है, अन्यथा अगले महीने चक्र में बाहर निकल जाता है। तो जो है कि 14 दिन के बाद जो कि अंडोत्सर्जन होता है, अंडोत्सर्जन के कुछ देर पश्चात जो है कि अंडाणु, इसे डिंब कहा जाता है, अंडवाहिनी में पहुंच जाता है 14 दिन के पश्चात, और यही 15 से 19वें दिन तक के बीच में जो है कि तक इसमें रहते हैं। इसी बीच यदि स्त्री संभोग करती है तो अंडाणु जो कि निषेचित हो जाता है और गर्भाशय में चला जाता है, अन्यथा अगले महीने जो है कि चक्र में बाहर निकल जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि पूर्व बाल्यावस्था का समय होता है। तो पूर्व बाल्यावस्था का समय इसमें से कौन है? तो इसका जो है कि 206 वर्ष होता है। 206 वर्ष पूर्व बाल्यावस्था का समय है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो 2 से 6 वर्ष की आयु पूर्व बाल्यावस्था कहलाती है, जिसमें बच्चे की आत्मनिर्भरता में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। यह अवधि पाठशाला में प्रवेश की जाती है, जबकि उत्तर बाल्यावस्था 6 वर्ष की आयु से प्रारंभ होती है और 12 वर्ष के पश्चात जो है कि समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि भ्रूण जो है कि किसकी सहायता से माँ के शरीर में जुड़ा रहता है? तो भ्रूण जो है कि गर्भनाल की सहायता से जुड़ा रहता है। किससे जुड़ा होता है? नाभि नाल की सहायता से जुड़ा रहता है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो भ्रूण नाभि नाल की सहायता से अपने माँ के शरीर में जुड़ा होता है। पैदा होने से पहले नवजात सभी तरह की पोषक तत्व और ऑक्सीजन माँ के शरीर में प्लेजेंटा के माध्यम से प्राप्त करता है। प्लेसेंटा गर्भावस्था के दौरान विकसित होता है तथा नाभि नाल में जुड़ा होता है। नाभि नाल बच्चे के पेट में जाकर खुलता है। जन्म के समय यह नाल काट दी जाती है। जन्म के समय जो है कि यह नाल काट दी जाती है। मासिक धर्म कितने दिनों का होता है? तो मासिक धर्म जो है कि 28 दिनों का होता है, तो इसका आंसर जो है कि डी सही हो जाएगा। 26 से 28 दिनों का जो कि स्त्रियों के गर्भाशय से रक्त का तथा श्लेष्म का स्राव होता है, जो कि 3 से 4 दिनों तक चलता रहता है, जिसे रजोधर्म या मासिक धर्म कहा जाता है। जबकि 40 से 45 वर्ष की अवस्था में यह स्राव नहीं होता है, तो इसे जो कि रजो निवृत्ति है। अगर यह रक्त स्राव हो रहा है तो रजोधर्म या मासिक धर्म कहा जाता है, अगर नहीं होता जा रहा है तो रजो निवृत्ति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि मातृ एवं शिशु सेवा के अंतर्गत माता को जानकारी दी जाती है। मातृ एवं शिशु सेवा के अंतर्गत माता को जानकारी दी जाती है, तो पौष्टिक भोजन की, शिशु संवरण सेवा की, स्वास्थ्य वातावरण बनाए रखने की विविध उपाय, तो उपयुक्त सभी का हो जाएगा, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। जब एक महिला गर्भवती होती है तो उसे माता एवं शिशु की देखभाल एवं सेवा के लिए महिला को अनेक प्रकार की सूचना एवं जानकारी प्रदान की जाती है, जैसे पौष्टिक भोजन के रूप में क्या और कितनी मात्रा ली जाए, शिशु के भरण पोषण की देखभाल कैसे की जाए, जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य रहने के कौन कौन से उपाय अपनाए जाए इत्यादि। अतः विकल्प, इसका आंसर विकल्प है कि डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि शिशु या बालक की सही जांच के लिए शहर में सरकार की ओर से जनता के लिए क्या प्रयास करने चाहिए? तो प्राइवेट बाल चिकित्सा, या जो है कि घर पर माह में एक शिशु विशेषज्ञ के भेजना चाहिए, या जिला चिकित्सालय में शिशु विभाग की व्यवस्था करनी चाहिए, उपयुक्त भी। तो शिशु या बालक की सही जांच के लिए शहर में पर सरकार की ओर से जनता के लिए जो है कि ज्यादातर प्रयास जिला चिकित्सक में शिशु विभाग की व्यवस्था करनी चाहिए, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि मातृत्व एवं शिशु कल्याणकारी योजना
है मातृत्व एवं शिशु कल्याणकारी योजना, इसमें से जो कि कौन सा है? तो इसका हो जाएगा केंद्रीय एवं प्रादेशिक स्थानीय अंतर्राष्ट्रीय सहायता। तो इनमें से सभी जो है कि मातृत्व एवं शिशु कल्याणकारी योजना है। तो कौन कौन सा है? केंद्रीय एवं प्रादेशिक स्थानीय अंतर्राष्ट्रीय सहायता। तो इनमें से सभी हो जाएगी, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। तो मातृ एवं शिशु कल्याण संबंधित योजना स्थानीय, प्रादेशिक, केंद्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चलाई जाती है और सहायता व कल्याणकारी सुविधाएं प्रदान की जाती है। इन सभी स्तरों पर कुछ प्रमुख योजनाएं संचालित की जाती हैं तथा यथा एकीकृत बाल विकास योजना, समन्वित बाल संरक्षण योजना इत्यादि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि आरोपण का सही अर्थ है। तो आरोपण का सही अर्थ इसमें से क्या है? शुक्राणुओं का गर्भाशय में आरोपित होना या शुक्राणुओं का अन्नवाहिनी नलिका में आरोपित होना या निषेचित अंडाणुओं को गर्भाशय में आरोपित होना। तो इसका सही आंसर जो कि निषेचित अंडाणुओं का को जो है कि गर्भाशय में आरोपित होना। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो स्त्रियों में मासिक धर्म के प्रारंभ होने के 14 दिन बाद अंडोत्सर्जन होता है और यह अंडोत्सर्जन दोनों अंडाशयों में बारी बारी से होता है। अंडोत्सर्जन के कुछ देर पश्चात ही अंडाणु अंडवाहिनी में पहुंच जाता है। 15 से 19वें दिन तक इसमें रहता है। इसी बीच यदि स्त्री संभोग करे तो ये अंडाणु निषेचित होकर गर्भाशय में चला जाता है, अन्यथा अगले मासिक स्राव में बाहर निकल जाता है। इस प्रकार निषेचित अंडाणुओं का गर्भाशय में आरोपित होना आरोपण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि वंध्याकरण का तरीका है। तो वंध्याकरण का तरीका इनमें से क्या है? तो नसबंदी जो है कि वंध्याकरण का तरीका है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो नसबंदी वंध्याकरण का एक स्थानीय और सुरक्षित तरीका है। नसबंदी पुरुष और महिलाओं दोनों के द्वारा सर्जरी के माध्यम से करवाई जा सकती है। पुरुष नसबंदी को वेसेक्टोमी तथा महिला नसबंदी को ट्यूबोटोमी कहा जाता है। पुरुषों में स्पर्श को ले जाने वाली नलिका वास डिफरेंस को काट दिया जाता है, जिससे वीर्य में स्पर्म नहीं मिल पाते तथा स्त्रियों में नसबंदी के लिए डिंबवाहिनी नलिका फेलोपियन ट्यूब काटकर बाधित करके स्पर्श और ओवन शुक्राणु और अंडाणुओं को मिलाने से रोका जाता है, जिससे वे निषेचित ना हो पाए। जबकि अन्य विकल्पों में लूप या डायफ्राम परिवार नियोजन का एक अस्थायी तरीका है, जो कि डायफ्राम लूप डूस और लूप जो कि एक अस्थायी तरीका है, जो कि अस्थायी तरीका है, अस्थायी नहीं अस्थायी तरीका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से किस जनन अंग की रचना मेढक के बच्चे के समान होती है? तो निम्न में से किस जनन अंग की रचना मेढक के बच्चे के समान होती है? तो इसका हो जाएगा शुक्रवाहिनी। तो इसका जो है कि शुक्राणु हो जाएगा। निम्न में से जो है कि शुक्राणु जो है कि जनन अंग की रचना मेढक के बच्चे के समान होती है। तो शुक्राणु हो जाएगा। तो इसका आंसर सी से हो जाएगा। तो मानव में शुक्राणुओं की संरचना मेढक के बच्चे के समान होती है। शुक्राणुओं के सिर वाला हिस्सा एक सिरे पर अंडाकार और दूसरे सिरे पर चपटा होता है, जबकि मध्य भाग स्पर्म का पावर हाउस होता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया इसी में स्थित होता है, जो स्पर्म के तैरने की ताकत देता है। तथा तीसरा एवं अंतिम भाग पूछ के समान होता है, जिसमें माइक्रोट्यूब्स होते हैं जो स्पर्श को आगे की ओर धक्का देते हैं। सभी शुक्राणु एक समान नहीं होते हैं, कुछ में सिर बड़े होते हैं तो कुछ में पूछ, कुछ में जो है कि मुड़े हुए पूछ होते हैं, तो कुछ में जो है कि स्पाइरल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि प्रसव का एक प्रकार नहीं है। तो इसमें से जो कि प्रसव का एक प्रकार नहीं है, तो संभाव्य प्रसव, प्राकृतिक प्रसव, इंस्ट्रूमेंटल प्रसव या जटिल या पूर्ण प्रसव। तो इसमें जो है कि कौन सा प्रकार नहीं है? तो यह जो है कि संभाव्य प्रसव जो है कि प्रसव का प्रकार नहीं है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो संभाव्य प्रसव जो है कि प्रसव का प्रकार नहीं है। प्रसव वह प्रक्रिया है प्राकृतिक
क्रिया है जिसके द्वारा जो है कि गर्भस्थ शिशु गर्भ से बाहर आता है। शिशु का गर्भ से बाहर आना ही प्रसव कहलाता है। अस्पताल में प्रसव कराने से गर्भवती स्त्री तथा जन्म लेने वाले बच्चे की उचित देखभाल हो जाती है तथा सभी कार्य वैज्ञानिक ढंग से किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि बाध्यता के लिए जिम्मेदार हो सकता है। तो बाध्यता के लिए क्या जिम्मेदार हो सकता है? केवल पुरुष, केवल स्त्री, स्त्री तथा पुरुष दोनों। तो स्त्री तथा पुरुष दोनों जिम्मेदार हो सकता है। तो इसका आंसर जो है कि सी सही हो जाएगा। हाँ सॉरी, स्त्री दोनों जिम्मेदार होते तो इसमें से कोई भी हो सकता है, कोई एक होता है। तो स्त्री तथा पुरुष में से कोई भी हो सकता है बाध्यता के लिए जिम्मेदार। तो इसका आंसर कोई जरूरी नहीं कि दोनों हो सकते हैं एक साथ में, स्त्री और पुरुष में से कोई भी हो सकता है। तो महिला एवं पुरुष में बांझपन निम्न कारणों से हो सकता है। महिलाओं में जो कि फैलोपियन ट्यूब की क्षति, हार्मोनल असंतुलन, गर्भाशय की समस्या आदि प्रमुख है। और पुरुष में जो है कि पुरुषों में यौन इच्छा की कमी, अंडकोश में भाग, गांठ या सूजन, शुक्राणुओं की कमी आदि प्रमुख कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि गर्भकालीन विकास की द्वितीय अवस्था है। तो डिम्ब अवस्था, गर्भस्थ शिशु की अवस्था, गौण अवस्था, बीजावस्था। गर्भकालीन विकास की द्वितीय अवस्था कौन सी इसमें? तो जो है कि बीजावस्था है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। सॉरी, द्वितीय प्रथम अवस्था बीजावस्था, द्वितीय अवस्था जो कि भ्रूणावस्था है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो गर्भकालीन और तीसरी अवस्था जो कि गर्भस्थ शिशु की अवस्था हो जाएगा। तो गर्भकालीन अवस्था गर्भाधान के जन्म तक की अवस्था है। इस अवस्था की तीन उपावस्थाएं जो कि बीजावस्था, भ्रूणावस्था और तीसरा जो कि गर्भस्थ शिशु की अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि भ्रूणावस्था रहती है। तो भ्रूणावस्था कब से कब तक रहती है? तो यह जो है कि 2 सप्ताह से 8 सप्ताह तक रहती है, मतलब कि 2 सप्ताह से 2 महीने तक रहती है। तो इसका आंसर जो है कि बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि डिम्ब अवस्था है। तो डिम्ब अवस्था जो कि गर्भाधान से 2 सप्ताह तक है। तो इसका आंसर ए सही होगा, गर्भाधान से 2 सप्ताह तक। तो डिम्ब अवस्था गर्भाधान से 2 सप्ताह तक की अवस्था है। इस अवस्था में शिशु का आकार अंडानुमा होता है, जिसमें बाहर कोई विशेष परिवर्तन नहीं दिखाई देता है, परंतु अंदर कोश विभाजन की क्रिया चलती रहती है। गर्भाधारण के 10 से 12 दिन बाद यह गर्भाशय की दीवार में चिपक जाता है और आहार के लिए माँ के शरीर से संबद्ध हो जाता है। तो टॉपिक सी है गर्भावस्था के लक्षण और गर्भकालीन परेशानियां। तो इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आए हैं उसे भी हम लोग देख लेते हैं। तो पूछा है कि गर्भाशय की सबसे भीतरी तह को बनाता है। तो गर्भाशय की सबसे भीतरी तह को बनाया जाता है तो इस क्या होगा? तो इसका आंसर जो कि एंडोमेट्रियम कहलाता है। गर्भाशय की सबसे भीतरी तह को बनाता है तो एंडोमेट्रियम बनाता है। तो इसका आंसर जो कि बी सही हो जाएगा। तो जिसे अंत गर्भाशय कला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि जन्म पूर्व विकास के संदर्भ में कौन से कथन सही है? जन्म पूर्व विकास के संदर्भ में कौन से कथन जो है कि सही है? तो कोई भी वातावरणीय कारक जो गर्भावस्था में क्षति पहुंचाता है टेराटोजिन कहलाता है। कोई भी वातावरणीय कारक जो गर्भावस्था में क्षति पहुंचाता है टेराटोजिन कहलाता है। और टेराटोजिन का प्रभाव तत्कालिक शारीरिक क्षति तक ही सीमित होता है। तो यह गलत है, केवल एक सही है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। तो जन्म पूर्व विकास के संदर्भ में कोई भी वातावरणीय कारक जो गर्भावस्था में क्षति पहुंचाता है टेराटोजेन कहलाता है। टेराटोजेन ऐसे पदार्थ हैं जो गर्भवती महिला के संपर्क में आने के बाद मानव भ्रूण या भ्रूण में शारीरिक या कार्यात्मक दोष पैदा करते हैं। शराब और कोकीन ऐसे पदार्थ के उदाहरण हैं जो टेराटोजेन का एक्सपोजर भ्रूण या भ्रूण को विभिन्न तरीकों से प्रभावित करता है। जैसे एक्सपोजर की अवधि, टेराटोजेनिक पदार्थ की मात्रा। टेराटोजेन भ्रूण की कई तरह से प्रभावित कर सकते हैं, जैसे कि शारीरिक विकृतियों के कारण बच्चे के व्यवहार या भावनात्मक विकास में समस्या और बच्चे में बौद्धिक में कमी। इसके अतिरिक्त समय में पहले प्रसव, सहज गर्भपात या
गर्भपात या जो है कि गर्भपात जैसी जटिलताओं का कारण बन सकते हैं। टेराटोजेन के 4 प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है: भौतिक एजेंट, चयापचय की स्थिति, स्तन ट्रमर, दवाएं और रसायन। गर्भकाल की प्रारंभिक अवस्था में रेडियम एवं एक्स किरणों के प्रयोग से शिशु में हो सकता है। गर्भकाल की प्रारंभिक अवस्था में रेडियम एवं एक्स किरणों के प्रयोग से शिशु में जो है कि माइक्रोसेफोली हो सकता है। माइक्रोसेफोली हो सकता है, तो इसका आंसर जो है कि बी सही हो जाएगा। गर्भकाल की प्रारंभिक अवस्था में रेडियम एक्स किरणों के प्रयोग से शिशु में माइक्रोसेफाली हो सकता है। माइक्रोसेफाली एक दुर्लभ प्रकार की न्यूरोलॉजिकल स्थिति है जिसमें शिशु का सिर उसी उम्र के अन्य बच्चों की तुलना में काफी छोटा होता है। माइक्रोसेफाली या बच्चों के छोटे सिर की यह स्थिति गर्भ में मस्तिष्क के असामान्य रूप से विकसित होने अथवा जन्म के बाद मस्तिष्क का विकास सही से ना हो पाने के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि गर्भावस्था के प्रथम 3 माह ट्राइजेस्टर कहलाते हैं। तो गर्भावस्था के प्रथम 3 माह खाली स्थान दिया गया है, ट्राइजेस्टर कहलाता है। तो यह जो है कि गर्भावस्था के प्रथम 3 माह प्रथम ट्राइजेस्टर कहलाता है। तो इसका आंसर जो है कि ये सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि गर्भावस्था में लोहे की कमी से होता है। तो गर्भावस्था में लोहे की कमी से क्या होता है? तो जो है कि गर्भपात, मृत शिशु और मानसिक मंदता उपयोग सभी होता है। इसका आंसर जो है कि डी हो जाएगा। गर्भपात होता है गर्भावस्था के, जो कि लोहे की कमी से गर्भपात होता है। मानसिक मंदता मृत शिशु नहीं होता है। इसका आंसर जो है कि ए सही हो जाएगा, गर्भपात हो जाएगा। गर्भावस्था में लोहे की कमी से गर्भपात होता है। गर्भाधारण के पश्चात स्त्री द्वारा इस शिशु का पोषण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि गर्भावस्था के दौरान अतिरिक्त ऊर्जा और प्रोटीन आवश्यकता इस प्रकार है। गर्भावस्था के दौरान अतिरिक्त ऊर्जा और प्रोटीन आवश्यकता इस प्रकार है। तो जो है कि इसका हो जाएगा आंसर 300 किलो और 15 ग्राम हो जाएगा। तो इसका आंसर जो कि बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित सूची 1 के साथ सूची 2 को सम्मिलित करना है। तो सूची 1 के साथ सूची 2 को सम्मिलित करना है। तो बबल करना और गुम गुम की आवाज करना। तो यह किससे सम्मिलित है? बबल करना, गू गू की आवाज करना तो बच्चे की भाषा से संबंधित है। किससे? बच्चे की भाषा से सम्मिलित है। तो इसका जो कि तीसरा हो जाएगा। और इसमें तीसरा जो है कि केवल बी में है, तो इसका आंसर भी सही हो जाएगा। और जो कि आत्म वास्तविकरण या स्वयं सिद्ध करना, आत्म वास्तविकरण एवं स्वयं सिद्ध करना, तो यह जो कि मेस्लो से संबंधित है। और यांत्रिक साम्यावस्था जो है कि बी एफ स्कीनर से संबंधित है। और भ्रूणावस्था जो है कि स्नायु तंत्र का तीव्र विकास, भ्रूणावस्था स्नायु तंत्र का तीव्र विकास होगा। तो यह दूसरा, इसका आंसर जो है कि बी सही हो जाएगा। तो बबल करना और गू गू की आवाज करना बच्चे की भाषा से सम्मिलित है। और आत्म वास्तविकरण या स्वयं सिद्ध करना मेस्लो से। और यांत्रिक समयावस्था बी एफ स्कीनर। और भ्रूणावस्था जो कि स्नायु तंत्र का तीव्र विकास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि गर्भता काल की अवधि है। तो गर्भता काल की अवधि इसमें क्या है? तो अंडे के निर्माण से उसके गर्भाशय पहुंचने तक, या अंडे के निर्माण से उसके शुक्राणु से मिलने तक, या जो है कि अंडे निषेचन से जन्म तक, जन्म से 4 सप्ताह तक। गर्भता काल की अवधि जो है कि इसमें इसका आंसर कोई नहीं दिया है। तो आयोग द्वारा जारी चारों विकल्पों में से इन काल की अवधि में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि गर्भकालीन विषाक्तता संबंधित होती है। तो गर्भकालीन विषाक्तता किससे संबंधित होती है? तो उच्च रक्तचाप से, सूजन से,
एल्ब्यूमेरिया से, तो उपयुक्त सभी से होती है, तो इसका आंसर जो कि डी सही हो जाएगा। तो गर्भकालीन विषाक्तता उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन, सूजन, ओडिमा एवं एल्ब्यूमेरिया तीनों से संबंधित है। गर्भ के आरंभ अथवा अंत में मां के पैरों की उंगलियों में सूजन आ जाता है और गर्भकाल की विषाक्तता के कारण एक्लेम्पिटल दौरा आता है। गर्भावस्था में 3 प्रकार के रक्तस्राव अप्राकृतिक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि गर्भावस्था के दौरान एक समान जुड़वा को जाना जाता है। तो गर्भावस्था के दौरान जो कि एक समान जुड़वा को इसमें से क्या जाना जाता है, तो जो है कि तो जो कि मोनोजाइगोट ट्विंस जाना जाता है, मोनोजाइगोट ट्विंस जाना जाता है। तो गर्भावस्था के दौरान एक समान जुड़वा को मोनोजाइगोट ट्विंस जाना जाता है, तो इसका आंसर जो है कि बी सही हो जाएगा। तो अभिकथन ए और कारण आर कर रहा है कि गर्भावस्था के दौरान जो है कि अत्यधिक शराब सेवन से फीटल एल्कोहल सिंड्रोम की संभावना हो सकती है। गर्भावस्था के दौरान जो है कि अत्यधिक शराब सेवन से फीटल एल्कोहल सिंड्रोम की संभावना हो सकती है, तो ए सही है। और कारण कह रहा है कि साइकोएक्टिव औषधियां एवं मदिरा गर्भवती माताओं के तंत्रिका प्रणाली पर प्रभाव डालती है, जिसका संबंध जन्म पूर्व विकास से होता है। तो ए और आर दोनों सही है, तो ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, तर्क करता है, तो इसका आंसर जो है कि बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि मानसिक दुर्बलता किसके कारण नहीं होती है। अनुवांशिक कारकों से, गर्भवती के मानसिक तनाव से, दुर्घटना से, गर्भवती माँ के कुपोषण से। तो मानसिक तनाव, मानसिक दुर्बलता जो है कि दुर्घटना से नहीं होती है, मानसिक दुर्बलता दुर्घटना से नहीं होती, तो इसका आंसर सी होगा। और अनुवांशिक कारकों से होती है, गर्भवती के मानसिक तनाव से और गर्भवती माँ के कुपोषण से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्त्री प्रजनन अंगों में नहीं आता है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है कि स्त्री प्रजनन अंगों में नहीं आता है, तो प्रोजेस्टेरॉन, डिम्ब ग्रंथियां, गर्भाशय, डिम्ब वाहिनियां। तो डिम्ब ग्रंथियां, डिम्ब वाहिनियां, गर्भाशय, प्रोजेस्टेरॉन, तो जो है कि यह एक हार्मोन से प्रोजेस्टेरॉन, तो इसका आंसर जो कि ए सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि गर्भ में आहार व ऑक्सीजन की पूर्ति किसके द्वारा होती है। गर्भ में आहार एवं ऑक्सीजन की पूर्ति किसके द्वारा होती है, तो प्लेसेंटा के द्वारा होती है, प्लेसेंटा के द्वारा होती है। गर्भ में आहार व ऑक्सीजन की पूर्ति जो है कि प्लेसेंटा के कारण होती है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा। तो प्लेसेंटा महिला के शरीर का अभिन्न अंग होता है, जो गर्भावस्था में बच्चे को सुरक्षा, पोषण एवं ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए उत्तरदायी होता है। बच्चा गर्भ में इसी के सहारे जीवित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि गर्भावस्था के दौरान कितना भार बढ़ना उचित है। तो गर्भावस्था के दौरान जो कि 12 किलोग्राम भार बढ़ना उचित है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो गर्भावस्था के में वजन का बढ़ना एकदम सामान्य बात है। शरीर में आ रहे बदलाव एवं शिशु के विकास के साथ साथ वजन भी बढ़ता है। सामान्यतः जन्म के समय शिशु का वजन 2 से 8 किग्रा से 3 से 4 किग्रा तक के बीच होता है। गर्भाशय की मांसपेशियां के परत बढ़ने से इनका वजन लगभग 90-100 ग्राम बढ़ जाता है। इसके अलावा प्लेजेंटा का वजन 500 ग्राम और स्तनों का वजन जो है कि अतिरिक्त 400 ग्राम तक रक्त की मात्रा बढ़ने से जो है कि 1.2 किलोग्राम तक तथा इम्यूटिक द्रव्य 2.6 किलोग्राम एवं अतिरिक्त चर्बी 2.5 किलोग्राम तक की वृद्धि होती है। इस प्रकार गर्भावस्था के दौरान वजन में कुल 12 किग्रा तक अतिरिक्त वजन पहले की अपेक्षा बढ़ना उचित माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि गर्भवती स्त्री की देखभाल का प्रमुख उद्देश्य, गर्भवती स्त्री की देखभाल का प्रमुख उद्देश्य इसमें से क्या है। तो गर्भकालीन अवस्था के दौरान होने वाली समस्याओं का निदान या गर्भवती के स्वास्थ्य की देखभाल करना, गर्भवती शिशु को स्वस्थ विकास करना, तो उपयुक्त सभी है, तो इसका आंसर जो है कि डी सही हो जाएगा। तो गर्भावस्था के दौरान महिलाओं की विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है, जिसमें गर्भाधारण से लेकर प्रसव व प्रसव के पश्चात जच्चा बच्चा
दोनों स्वस्थ होते हैं, दोनों जो है कि स्वस्थ रह सकते हैं। एक गर्भवती स्त्री की देखभाल निम्नलिखित उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए की जाती है। गर्भावस्था के दौरान जो है कि देखभाल से होने वाली समस्याओं का निदान किया जाता है। गर्भवती स्त्री के स्वास्थ्य की देखभाल से होने वाली समस्या का पूर्ण समाधान हो जाता है। गर्भवती महिला की देखभाल से गर्भस्थ शिशु का पर्याप्त व उचित विकास होता है और गर्भवती महिला की देखभाल से उसे उचित पोषण युक्त पोषण उपलब्ध होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि गर्भावस्था में दांतों से संबंधित रोगों का प्रमुख कारण क्या है? तो यह जो कि कैल्शियम की कमी का कारण है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो गर्भाधारण के परीक्षण जन्य लक्षण है, गर्भाधारण के परीक्षण जन्य लक्षण इसमें से कौन सा है? तो मूत्र हार्मोन्स का पाया जाना, तो इसका आंसर जो है कि डी सही हो जाएगा। तो गर्भाधारण के परीक्षण लक्ष्य गर्भवती स्त्री के मूत्र में गोने गोनेडोट्रोपिन गोनेडोट्रोपिन हार्मोन पाया जाता है। जब स्त्री गर्भवती होती है तो उसके शरीर से अधिक मात्रा में पेशाब निकलता है क्योंकि किडनी को दोगुना कार्य करना पड़ता है। इस अवस्था में जो कि कैरियोनिक गोनेडोट्रोपिक कैरियोनिक जो है कि गोनेडोट्रोपिन नामक हार्मोन्स स्त्री के शरीर में बनता है जो पेल्विक भाग में रक्त प्रवाह की तरफ को बढ़ावा देता है, जिसके कारण कि पेशाब जल्दी जल्दी आता है। अतः पेशाब में उपस्थिति हार्मोन्स का पता लगाकर गर्भावस्था की आसानी से पहचान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि गर्भावस्था के 8वें महीने में वृद्धि हो जाती है। गर्भावस्था के जो है कि 8वें महीने में किसकी वृद्धि हो जाती है? तो रक्तचाप की, धड़कन की, श्वसन की, इनमें से तो जो है कि 8वें महीने में धड़कन की वृद्धि हो जाती है, तो इसका आंसर जो है कि बी सही हो जाएगा। तो गर्भावस्था के 8वें माह में सामान्य महिलाओं की तुलना में एक गर्भवती स्त्री में ब्लड की मात्रा लगभग 50% तक बढ़ जाती है, जो मां और भ्रूण को पर्याप्त मात्रा में रक्त मुहैया कराता है। रक्त की आवश्यकता शरीर के हर हिस्से में पहुंचना आवश्यक होता है, जिसके कारण गर्भवती स्त्री के हृदय को अधिक मेहनत करनी पड़ती है, जिससे दिल की धड़कनों की रफ्तार में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि गर्भावस्था में कौन सी समस्या उत्पन्न होने का भय रहता है? तो गर्भावस्था में जो कि गर्भपात, अपरिपक्वता, गुर्दे का संक्रमण, इनमें से सभी, तो जो है कि इसमें से जो है कि इनमें से सभी हो जाएगा, तो उपयुक्त इनमें सभी, इसका आंसर डी सही हो जाएगा। तो गर्भावस्था स्त्री के लिए बड़ा संवेदनशील अवस्था होती है। गर्भावस्था सभी महिलाओं के लिए आसान नहीं रहता है। इन दौरान महिलाओं को स्वास्थ्य से जुड़ी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिनमें कुछ समान तथा कुछ जटिल समस्याएं उत्पन्न होती हैं। गर्भावस्था के दौरान जो कि गर्भपात तथा अपरिपक्वता जैसे जटिल समस्याओं को भी सामना करना पड़ता है। इसके अलावा गुर्दे का संक्रमण, उच्च रक्तचाप, पीटर्स, लेबर तथा मधुमेह जैसी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि हमारे देश में प्रजनन योग्य महिलाओं का प्रतिशत लगभग है। तो हमारे देश में जो है कि प्रजनन योग्य महिलाओं का प्रतिशत कितना है? तो 22% है, तो इसका आंसर जो है कि बी सही हो जाएगा, 22% है। तो प्रजनन योग्य महिलाओं का अर्थ है देश में उपस्थित कुल महिलाओं में से उन महिलाओं की संख्या की प्रतिशत से है जिनमें प्रजनन क्षमता होती है। हमारे देश में प्रजनन योग्य महिलाओं का प्रतिशत जो कि लगभग 22% है। जो स्त्रियां केवल गर्भाधारण कर सकती हैं और इस शिशु के का जनन करती हैं उसे प्रजनन क्षमता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि गर्भवती माता के लिए प्रसव पूर्व सेवाएं किस संस्था से में उपलब्ध है? तो गर्भवती माता के लिए प्रसव पूर्व सेवाएं किस संस्था में उपलब्ध हैं? तो यह जो है कि प्रसूति केंद्र में उपलब्ध है और प्रसूति गृहों में और प्रसूति अस्पतालों में, इनमें से सभी में। इसका आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी में। पाइका खाने की इच्छा करने वाली गर्भवती महिला में किसकी कमी होती है? तो पाइका खाने की इच्छा करने वाली गर्भवती महिलाओं में किसकी कमी होती है? ऊर्जा की, प्रोटीन की, कैल्शियम की, आयरन की। तो इनमें से जो कि इसका आंसर हो जाएगा आयरन की। आयरन की कमी होती है, तो इसका आंसर जो कि डी सही हो जाएगा। तो पाइका खाने की इच्छा करने वाली गर्भवती महिला में आयरन की कमी होती है। अनुसंधान
से पता चलता है कि यह एक विकार है जो विशिष्ट भूख की वजह से खनिज की कमी जैसे कि कई मामलों में देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि प्रत्येक गर्भवती स्त्री को प्रथम 7 माह में स्वास्थ्य केंद्र में परीक्षण करवाना चाहिए। तो प्रति माह, सप्ताह, माह में 2 बार या माह में 1 बार या माह में 3 बार। तो इनमें से इसका आंसर क्या होगा? तो प्रत्येक गर्भवती स्त्री के लिए प्रथम 7 माह में स्वास्थ्य केंद्र में परीक्षण करवाना चाहिए। तो जो है कि माह में 1 बार कराना चाहिए। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, माह में 1 बार कराना चाहिए। तो प्रत्येक गर्भवती स्त्री को प्रथम 7 माह में स्वास्थ्य केंद्र में माह में 1 बार परीक्षण अवश्य कराना चाहिए। इन परीक्षणों से गर्भस्थ शिशु के विकास एवं गर्भवती महिला के स्वास्थ्य के विकास में आवश्यक जानकारी एवं चिकित्सकीय सुझाव मिलते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि गर्भावस्था में रक्तता से बचने का उपाय क्या है? गर्भावस्था में रक्तता से बचने का उपाय इनमें से क्या है? तो जो है कि पर्याप्त विश्राम करना या दूध पीना, प्रतिदिन विश्राम करना या पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक एवं संतुलित आहार ग्रहण करना। तो जो है कि पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक एवं संतुलित आहार ग्रहण करना होता है। तो इसका आंसर जो कि डी सही हो जाएगा। तो गर्भावस्था में रक्तता से बचने के लिए गर्भवती महिला को पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक एवं संतुलित आहार ग्रहण करना चाहिए। लो लवण की कमी से गर्भावस्था में महिलाओं को एनीमिया नामक रोग हो जाता है। लोह लवण मांस, मछली, अंडा, दालें तथा हरी सब्जियों से प्राप्त होता है। तो मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है? तो मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है? तो अपने परिवर्धन के प्रथम सप्ताह में या अपने परिवर्धन के तृतीय सप्ताह में या अपने परिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह में या अपने परिवर्धन के 7वें सप्ताह में। तो मानव भ्रूण का हृदय जो है कि स्पंदन करने लगता है तो अपने परिवर्तन के चतुर्थ सप्ताह में स्पंदन करने लगता है। अपने परिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह में स्पंदन करने लगता है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो मानव भ्रूण का हृदय अपने परिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह में स्पंदन करने लगता है। भ्रूण अवस्था की अवधि 2 माह तक होती है। इस अवस्था के अंत तक भ्रूण की आकृति मानव के शक्ल की होती है और इस अवस्था में देखिए, इस अवस्था के अंत तक भ्रूण की आकृति मानव के शक्ल की हो जाती है और शरीर के मुख्य अंगों का निर्माण हो जाता है। और पूर्व परिपक्व शिशु वह है जो गर्भधारण के समाप्त पश्चात होता है। तो 37 हो जाएगा, 37 सप्ताह पश्चात जन्म लेते हैं तो वह पूर्व परिपक्व शिशु होता है। तो इसका आंसर जो है कि डी सही हो जाएगा। तो पूर्व परिपक्व शिशु वह होता है जो गर्भाधारण के 37 से 40 सप्ताह के बीच जन्म लेता है। समानतः गर्भस्थ की अवधि 37 से 42 सप्ताह तक होती है या फिर यह अवधि अंतिम महामारी की शुरुआत में 280 दिन के बीच हो जाती है, परंतु कई बार पोस्ट अवधि की गर्भावस्था 42 सप्ताह से ज्यादा भी हो सकती है। तो जो है कि हमारा क्लास वाला समाप्त हुआ। तो प्रसव के प्रकार एवं प्रसव की प्रक्रिया की अवस्था है तो इसका क्लास जो है कि कर लेंगे। ठीक है, आप सबका धन्यवाद। ऐसे ही हमारा क्लास देखते रहिए।